आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का थर्मोकेमिस्ट्री पॉइंट। अब हम देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसको समझेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में हम किसका स्टडी करते हैं, ये रहता है केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन करते टाइम हमें कुछ उसको हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, अदरवाइज कोई कोई केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। तो इसका जो भी स्टडी है और वो भी जो भी हीट रिलीज है और हीट देनी पड़ती है केमिकल रिएक्शन को, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। और जो ये एंथैल्पी चेंज है इसका स्टडी करते हैं हम थर्मोकेमिस्ट्री में। केमिकल रिएक्शन में जो भी चेंज इन एंथैल्पी है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। अगर इसका डेफिनेशन हम देखेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। It is the branch of chemistry that deals with the enthalpy change in chemical reaction. फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अभी हमने देखा थर्मोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन द केस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये एंथैल्पी चेंज क्या होता है वो देखेंगे। पहले हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर एच से। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन है, आपको इसको लर्न करना है और याद रखना है। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा आर एंड एच से। द रिएक्शन एंथैल्पी is calculated by subtracting the sum of enthalpies of all the reactants from that of the products। अब ये एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमें पता है। हम केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसमें रहते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं रिएक्टेंट, एरो के बाद राइट साइड में हम लिखते हैं प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट का एंड रिएक्टेंट का जो भी एंथैल्पी चेंज रहेगा, इनका सम रहेगा एंथैल्पीज का, उसको सब्सट्रैक्ट करना है। किससे किसको सब्सट्रैक्ट करना है, एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के एंथैल्पी से हमें रिएक्टेंट की एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या मिलेगा, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन इट इज नथिंग बट द हीट रिलीज हुआ है उस केमिकल रिएक्शन में या उसको प्रोवाइड किया गया है, इसके बारे में हम जान सकते हैं एंथैल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन के कैलकुलेशन से। एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन we can calculate it by the formula delta RH is equal to summation of H of product minus summation of H reaction। अब इसका क्या मतलब होता है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की एंथैल्पी में कौन सा चेंज हुआ है इसको कैलकुलेट करना है। तो हम डिनोट करेंगे उसको डेल्टा आर एच से। आर का क्या मतलब होता है, रिएक्शन, एच मतलब एंथैल्पी, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट की कुछ तो एंथैल्पी रहेगी, प्रोडक्ट में कुछ तो एनर्जी बनेगी और रिलीज होगी, कुछ तो होगा, तो उसका एंथैल्पी लेना है, किसका, प्रोडक्ट का। उससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में भी पहले इनिशियल कुछ तो एनर्जी रहेगी उसमें, उसका जो भी एंथैल्पी है रिएक्टेंट का उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट की एंथैल्पी से। बस यही होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। आपको बस यही फार्मूला याद रखना है। इसके कैलकुलेशन के बारे में हम देखेंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और एक यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगा, अभी ये एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब रिएक्शन में हीट को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है, डेल्टा एच की जो वैल्यू है दैट इज द ग्रेटर। ऑब्वियस है ना, हम रिएक्शन में हीट को दे रहे हैं तो उसका वैल्यू बढ़ेगा ऑब्वियसली, तो इसीलिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हम रिएक्शन से हीट निकालते हैं, अदरवाइज एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, तो ऑब्वियसली कम होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू भी कम हो जाएगा, वो बनेगा लेस देन 0 and it becomes negative in the case of exothermic reaction. Further now you remember only the formula and this
प्लस और माइनस बनता है डेल्टा एच, इसके बारे में कैलकुलेशन के टाइम पे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। हमने अभी देखा था एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, अब देखेंगे स्टैंडर्ड। इसमें वर्ड स्टैंडर्ड लगने से इसमें क्या चेंज आता है उसको देखेंगे। इसमें अगर स्टैंडर्ड वर्ड को ऐड कर दिया तो आपको जो भी नोटेशन है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन का उसके सर पे 0 लगा देना है। डिग्री सेल्सियस का वो जो नोटेशन रहता है उसको लगा देना है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। बट ये हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है, इसके लिए कौन कौन से कंडीशंस है, स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है उसको देखेंगे। हमें पता है थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस का वो स्टेट जिसमें हम उसके जो भी नोटेशंस यूज़ करते हैं वो रहते हैं प्योर फॉर्म में। अगर रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं हम कुछ तो उसका प्योर फॉर्म चाहिए, वेरी स्टेबल फॉर्म हमें लेना है। फिर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम हम कुछ तो नंबर लिखते हैं उसके लेफ्ट साइड में, वो क्या रहता है, वो क्यों लिखते हैं हम, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। एंड और क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कुछ तो एनर्जी रिलीज होती है या प्रोवाइड की जाती है, उसका भी अमाउंट फिक्स होता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। एंड हमें पता है केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डन अंडर द कांस्टेंट प्रेशर, मतलब केमिकल रिएक्शन का जो भी सिस्टम का इनर प्रेशर रहेगा एंड आउटर प्रेशर रहेगा वो सेम ही होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी केमिकल रिएक्शन किया जाता है। ये सब जो कंडीशन है, सब कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और इस स्टैंडर्ड स्टेट में हम जो केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसमें जो भी एनर्जी फॉर्म होती है या रिलीज होती है, इसको कैलकुलेट करते हैं हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से। अगर इसका डेफिनेशन देखेंगे तो ये कुछ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, the standard enthalpy of reaction refers to the enthalpy change that occurs when a chemical reaction takes place under the standard condition। मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्टेंट प्योर फॉर्म में होता है, उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन किया जाता है एंड उसका प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। अब हम देखेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन में। स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या, स्टेट मतलब हमने क्या देखा है बचपन से हमें पता है, स्टेट मतलब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड या गैसियस स्टेट में है उसको बोलते हैं उसका स्टेट। तो यहाँ पे हमें देखना है स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशन। हमें जब भी केमिकल रिएक्शन लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी रिएक्टेंट रहते हैं हम उसको आइदर सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म में लेते हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन को। तो हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हम कुछ भी लिख रहे हैं रिएक्शन का, उसमें कंपलसरी हमें उस रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का स्टेट लिखना है कि वो गैसियस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, लिक्विड में कर रहे हैं या सॉलिड में कर रहे हैं, ये कंपलसरी आपको लिखना है। फिर स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंडीशन में और क्या आ जाता है, द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज यूजुअली, उसका जो भी केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है वो कितना रहना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। अदरवाइज अगर केल्विन में लेंगे तो 298.15 केल्विन, ये रहता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर। और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर। अदरवाइज 1 एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, 101.325 किलो पास्कल। किलो पास्कल में अगर 1 एटमॉस्फेयर को चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना बनता है, 101.3। अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम इतना ही लेते हैं, 101.3 इतना ही वैल्यू लेते हैं। ये होता है स्टैंडर्ड प्रेशर। आपको याद रखना है 1 एटमॉस्फेयर इज द स्टैंडर्ड प्रेशर। एंड फिर क्या होता है, द स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन फॉर द सोल्यूशन इज 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर का ही हम सोल्यूशन लेते हैं, इतना ही कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन लेते हैं हम फॉर द रिएक्शन। 1 मोल पर लीटर का क्या मतलब होता है, 1 मोल मतलब 1 मोल। 1 मोल का वैल्यू कितना होता है, एवोगाड्रोस नंबर के जितना। अगर हम 1 मोल
सॉल्यूट ले रहे हैं एंड 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे, सॉल्वेंट ले रहे हैं, और इसको अगर हम मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन। इससे हम 1 मोल से 1 लीटर का सॉल्वेंट लेंगे और इसको मिक्स करेंगे तो 1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन बन जाएगा। ये होता है स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन फॉर द सॉल्यूशन। ये है सब स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस रिएक्शन के लिए। क्या करना है, जब भी रिएक्शन लिखना है हमें, तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर के याद रखना है। टेम्परेचर एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और उसका जो भी सॉल्यूशन है वो 1 मोल पर लीटर होना चाहिए, एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट हमने लिखा है कि नहीं, इसको चेक करना है। ये है स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस। इसको यूज करके हम रिएक्शंस लिखेंगे। अब हम देखेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कंडीशंस मतलब क्या। अगर हमें कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम। अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिखना है तो हम पहले उसका कौन से स्टेट में यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस, उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे उसमें उसके नंबर्स लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे, दोनों साइड के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम होने चाहिए। और फिर हमें क्या याद रखना है, उसका टेम्परेचर याद रखना है और प्रेशर। इन सारे कंडीशंस को, स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस को हमें याद रखना है। और इन सब स्टैंडर्ड स्टेट का हम ध्यान रखें। जो रिएक्शन लिखते हैं उसी को बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। उसी का नाम है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हम बार बार ये यूज़ नहीं करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन लिखो, स्टैंडर्ड कंडीशन लिखो। डायरेक्टली हमें एक ही टर्म यूज़ करना है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया इक्वेशन। अगर बाय द डेफिनेशन अगर हम देखेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम। अ थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी हमने डिस्कस किया, उसको बैलेंस करना है नंबर लिख के, रिएक्टेंट को एंड प्रोडक्ट को। दैट इंक्लूड्स द फिजिकल स्टेट्स, मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड या गैसियस स्टेट में है, उसको लिखना है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड द एंथैल्पी चेंज, और इसमें क्या इंक्लूड करना है, एंथैल्पी चेंज को भी लिखना है। उसमें एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी यूज की गई है, उसको भी उसके आगे लिखना है, रिएक्शन के आगे। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच एसोसिएटेड विद द रिएक्शन। और ये 3 पॉइंट्स है उसके थर्मोकेमिकल इक्वेशन के। कौन सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन फिजिकल स्टेट्स एंड एंथैल्पी चेंज। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आप देखो CH4 मीथेन प्लस O2, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट हमने सबका स्टेट लिखा है, मीथेन गैस लिखा है, देन ऑक्सीजन को भी गैसियस स्टेट में यूज किया है, उसको प्रोडक्ट में हमने कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस स्टेट लिखा है, एंड वाटर वी आर यूजिंग इन द लिक्विड स्टेट। एंड इसके एंथैल्पी चेंज का भी वैल्यू लिखा है, डेल्टा एच का, वो कितना लिखा है, 890.4 किलोजूल। किलोजूल इज द मेजर ऑफ यूनिट ऑफ एंथैल्पी चेंज। ये है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, इसको ही बोलते हैं हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। हमने अभी पढ़ा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वो रहता है रिएक्शन में कितनी एनर्जी यूज की उसको कैलकुलेट करने के बारे में। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो इसका क्या मीनिंग रहेगा, प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए हमें कितनी एंथैल्पी उसके लिए हमने यूज की है, कितनी एनर्जी यूज की है, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और आपको यहाँ पे एक याद रखना है, अभी हमने क्या देखा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसमें कौन सी एनर्जी लगी उसको बोल रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डू यू थिंक इज इट नॉट इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन ओनली। इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी है वही तो रिएक्शन ऑफ वही तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है।
दोनों का वैल्यू इक्वल है। इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी, जो भी एनर्जी लग रही है वही इक्वल होगी जो भी प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी लग रही है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एनर्जी एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन। प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी लग रही है वो इक्वल होती है टोटल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के। और हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करना है, डेल्टा एच। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। ये है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब हम सॉल्व करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 77 पे ये प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम नंबर 4.10, उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने एक टेबल दिया है, उसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। इसमें एलिमेंट्स एंड एंथैल्पी वैल्यू दिया है। जब भी आपको एलिमेंट्स दिखेंगे O2, H2, P4, S8 एंड C, तब इनकी वैल्यू आपको इसकी एंथैल्पी की जो भी वैल्यू है उसको लेना है 0। ये आपको याद ही रखना है, ये सारे एलिमेंट्स आप याद रखो एंड इनका वैल्यू होता है 0। जब भी रिएक्शन में ये एलिमेंट्स आएंगे उसको आप कैलकुलेशन के लिए इसका 0 वैल्यू लोगे। अब कैलकुलेट करेंगे हम, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला होगा डेल्टा आर एच, मतलब क्या, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले क्या करेंगे हम, पहले लिख लेंगे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स क्या क्या मिला है हमें। CO2 प्लस हमें मिला है H2O। इसको सब्सट्रैक्ट करना है हमें किससे, C2H6 का एंथैल्पी एंड O2 के एंथैल्पी से। तो क्या करेंगे हम, पहले इसके किसकी वैल्यू लेनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी की। तो ये CO2 प्रोडक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंपोनेंट है, प्रोडक्ट का एलिमेंट है, इसीलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। H2O में भी क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे। C2H6 रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसको भी लिखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के एंथैल्पी से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट करना है। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स रिएक्शन में दिए हैं, अकॉर्डिंगली हमें उसका वैल्यू लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में, हमारे पास 4 है तो उसको लिखेंगे 4। फिर वाटर के कितने हैं, 6। C2H6 के है 2, O2 के है 7। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे हम, 4 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल की एंथैल्पी दिया है हमें, यहाँ पे एंथैल्पी का वैल्यू 393.5। उसको ऐड करना है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की एंथैल्पी में। वाटर के एंथैल्पी का वैल्यू है 285.8। इसको सब्सट्रैक्ट करना है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट से। C2H6 की एंथैल्पी कितनी है, 84.9 प्लस अभी इसका वैल्यू लेना है क्या हमें, O2 का कितना होता है एंथैल्पी, 0। अभी मैंने आपको इस टेबल में समझाया था। तो इसके 7 मॉलिक्यूल है, 10 है, 100 भी है तो भी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आता है, -1574 माइनस, बिकॉज दिस 6 इंटू -285.8 है तो इसका माइनस साइन आएगा, -1774
14.8, फिर आएगा ये माइनस एंड ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 169.8। इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा -3119 किलो जूल। तो इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, -3119 किलो जूल। ये हो गया कैलकुलेशन। अगर आपको चेक करना है आपका वैल्यू करेक्ट आया है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इसको टैली कर सकते हो। ये वैल्यू को डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, फिर इसको 4 को कार्बन डाइऑक्साइड के एंथैल्पी से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से वाटर के डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, और ये 2 है, 2 से C2H6 की वैल्यू से कैलकुलेट कर लो एंड उसका ऐड करो, सबका इन दोनों का ऐड करो, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर का, उससे सब्सट्रैक्ट करो C2H6 का, तो आपको वैल्यू आ जानी चाहिए -3000 एंड 1019 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन, ये दोनों भी सेम ही होते हैं। अब तक हमने देखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। The standard enthalpy of combustion of a substance is the standard enthalpy change accompanying a reaction in which 1 mole of substance in its standard state is completely oxidized. By the definition आपको समझ में नहीं आएगा, हम देखेंगे रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पे आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, 1 mole of a substance in its standard state is completely oxidized, इतना ही डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का। क्या मतलब है इसका, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमें लेना है एंड उसका ऑक्सीडेशन करना है। आफ्टर ऑक्सीडेशन हमें जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसकी जो एनर्जी रहेगी उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। यहाँ पे रिएक्शन लिया है H2 का, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अगर हम ऑक्सीजन के साथ H2 का रिएक्शन करते हैं तो हमें 1 मोल ऑफ H2O प्रोडक्ट मिलता है, और इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन का वैल्यू क्या रहेगा, -286 किलो जूल पर मोल। आपके बुक में पेज नंबर 78 पे एक ट्राई दिस क्वेश्चन दिया है, उसमें क्या दिया है देखेंगे। राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2 gas. Standard enthalpy change of the reaction is -286 kilojoule. Is the value -286 kilojoule enthalpy of formation or enthalpy of combustion or both? And explain. आपको यहाँ पे दिया है 1 मोल ऑफ H2 गैस दिया है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है एंड उसके लिए जो भी एनर्जी है, एंथैल्पी चेंज जो है रिएक्शन का एंथैल्पी कितना है, -286 किलो जूल। अब आपको ये बताना है ये जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के बाद आई है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है या एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये दोनों भी है, दिस वैल्यू इज बोथ, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O। आप यहाँ पे देख सकते हो H2 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है तो H2O 1 मोल ही फॉर्म हुआ है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू क्या होती है, 1 मोल सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ इस रिएक्शन में भी 1 मोल ऑफ H2O फॉर्म हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की है एंड ये वैल्यू एंथैल्पी ऑफ कंबशन की भी है। क्यों, क्योंकि 1 मोल ऑफ H2 इसको क्या किया है, हमने ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीडेशन किया है, इसको बर्न किया है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें 1 मोल ऑफ H2O मिला है। रिएक्टेंट में भी हमने 1 मोल ही सब्सटेंस लिया है कंबशन के लिए एंड उसका वैल्यू कितना आया है, -286। तो हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन, दिस वैल्यू इज द
correct value for the enthalpy of combustion and for the enthalpy of formation. दोनों के लिए भी ये वैल्यू सेम ही है, इक्वल है। ये है सब हमने जो पढ़ा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। अब देखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस gaseous atoms or radicals is called a bond enthalpy. बॉन्ड एंथैल्पी का क्या मतलब होता है? ऐसी एनर्जी जो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूज की गई है। बट कितने कोवैलेंट बॉन्ड? 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस में जितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ पे H2 हमें गैसियस मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस लिया है, तो हमें कैसे पता है यहाँ पे 1 मोल लिया है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नंबर इंडिकेट नहीं किया है, तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस। 1 मोल लिया है H2 को एंड हमने उसको क्या किया है? ब्रेक किया है HH बॉन्ड को। उसकी एंथैल्पी जो है वो है उसकी 436.4। इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड है HH पे उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलेंगे बॉन्ड एंथैल्पी। अब हम देखेंगे हेस लॉ को। इसका स्टेटमेंट देखेंगे पहले। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। द लॉ स्टेट्स दैट ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। इसको कैसे समझेंगे? सपोज एक रिएक्शन है कौन सा, तो वो कंप्लीट हो रहा है 3 स्टेप्स में। हम उसको सेम ही रिएक्शन को 3 स्टेप्स में कर रहे हैं और इन तीनों स्टेप में जो भी एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी का जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू, एंड अगर हमने वही रिएक्शन एक ही स्टेप में कर लिया उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज का वैल्यू रहेगा, ये दोनों भी वैल्यू क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ। इसीलिए यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन। एक रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वे से कंप्लीट करने के लिए जो भी एंथैल्पी लगती है इज इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इन द रिएक्शन। अगर हम वही रिएक्शन 3 स्टेप में कर रहे हैं तो उसका भी जो एंथैल्पी रहेगा वो एंथैल्पी का वैल्यू रहेगा वो भी इक्वल रहेगा 1 स्टेप रिएक्शन के। उसको समझेंगे हम एक रिएक्शन के द्वारा। यहाँ पे हमने रिएक्शन लिया है मिथिलीन क्लोराइड के फॉर्मेशन का। हम क्या करेंगे? मिथिलीन क्लोराइड को 2 वे से हम उसको फॉर्म करेंगे। एक डायरेक्टली एक ही स्टेप में रिएक्शन करेंगे एंड इसको मिथिलीन क्लोराइड को हम फॉर्म करेंगे, एंड दूसरा क्या करेंगे? सेकेंड पाथ मतलब हम क्या करेंगे? उसको 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट करेंगे एंड सेम ही प्रोडक्ट लेके आएंगे। फिर देखेंगे इन दोनों स्टेप में जो एंथैल्पी फॉर्म हुआ है, एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल है क्या। पहले स्टेप में हमें क्या करना है? मिथेन गैस लेना है। मीथेन गैस लेना है। मीथेन का हम रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा मिथिलीन क्लोराइड। ये हमने फॉर्म कर लिया। इसका एंथैल्पी चेंज कितना आया था? -202.3। अब हम सेम प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे मिथिलीन क्लोराइड, बट हम क्या करेंगे? 2 स्टेप में रिएक्शन करेंगे। पहले करेंगे मीथेन लेंगे, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे एंड हम फॉर्म करेंगे मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl। एंड इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड था, एनर्जी इस रिएक्शन में एनर्जी एंथैल्पी चेंज कितना मिला हमें? -98.3। अब हम वही एज अ रिएक्टेंट यूज करेंगे। पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट मिला था मिथाइल क्लोराइड प्लस, उसका अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में 2 क्लोरीन यूज किए थे, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन का यूज होगा। फिर हमें प्रोडक्ट मिला मिथिलीन क्लोराइड। सेम प्रोडक्ट है जो फर्स्ट स्टेप में हमें मिला था, यही प्रोडक्ट हमें 2 स्टेप रिएक्शन के बाद भी मिला। तो अकॉर्डिंग टू द हिस लॉ क्या है? जो एंथैल्पी चेंज है अगर इसका सम लेंगे, 2 स्टेप में जो भी एंथैल्पी आया है उसका सम लेंगे तो इक्वल होना चाहिए
फर्स्ट एंथैल्पी से, फर्स्ट वन स्टेप रिएक्शन करते टाइम हमारे पास जो एंथैल्पी का वैल्यू आया था उसके इक्वल होना चाहिए। तो आइए इसका सम करके देखते हैं। 3 + 0 3 आ जाएगा ये पॉइंट, फिर 8 + 4 12, कैरी 1, 9 + 1 10, ये 0 है तो 10 ही आ जाएगा, 0 कैरी 1, 1 + 1 2, एंड ये माइनस 202.3, ये वैल्यू इक्वल आ गया। हमने वन स्टेप रिएक्शन किया था फॉर्म करने के लिए मिथिलीन क्लोराइड को। इससे हमें पता चलता है जो ये हीस लॉ है ये कौन सा फंक्शन है, इसमें पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन है। इसमें स्टेट फंक्शन का यूज किया है क्योंकि कौन से भी पाथ से हम प्रोडक्ट प्रिपेयर करें, हम क्या करें, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 2 स्टेप में करें या 1 स्टेप में, उसका एंथैल्पी चेंज का वैल्यू है वो सेम ही आ रहा है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये स्टेट फंक्शन है। अब तक हमने पढ़ा थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। उसमें हमने पढ़ा थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन, एंड हमने पढ़ा हीस लॉ के बारे में। अब हम सॉल्व करेंगे PYQs। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट 15 ईयर्स के PYQs दिए हैं टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप जब इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको एग्जाम में बहुत इजी लगेगा। तो आप ट्राई करो, खुद से पहले सॉल्व करो, अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को देख सकते हो। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथिलीन के बारे में, एंड आपको कैलकुलेट करना है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथिलीन। तो पहले गिवन क्या है लिखेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देन heat of formation of carbon dioxide and heat of formation of ethylene। वैल्यूज लिखेंगे इसकी, -285.0, -399.0, एंड इथिलीन का दिया है आपको 69.9। हम इसको कैसे मेजर करते हैं, किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल। तो हमें फॉर्मूला पता है, हीट ऑफ कंबशन को कैलकुलेट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है हीट ऑफ रिएक्शन। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमें यहाँ पे बैलेंस्ड रिएक्शन पता होना ज़रूरी है, तो वो लिखेंगे पहले कंबशन ऑफ इथिलीन दिया है, मतलब इथिलीन को बर्न करना है ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 2 है तो यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 है तो प्रोडक्ट में भी 4, ऑक्सीजन काउंट करेंगे प्रोडक्ट में 6 आ जाएंगे, तो यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ेगा। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट कौन कौन सा मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था एंड वाटर, इससे हमें सब्सट्रैक्ट करना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट प्लस ऑक्सीजन के हीट ऑफ फॉर्मेशन से। फिर हम क्या करेंगे, इसको पहले देखेंगे कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं, 2, देन वाटर के भी 2, देन रिएक्टेंट में हमने C2H2 1 मॉलिक्यूल लिया था एंड ऑक्सीजन
3 मॉलिक्यूल्स। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 399.0 प्लस वाटर का है -285 -285.0। इसको हमें सब्सट्रैक्ट करना है 69.9 प्लस ऑक्सीजन की एंथैल्पी आ जाएगी 0। फिर आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ दिस कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 2 इंटू -399 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 798। फिर इसको ऐड करना है। 2 इंटू -285 करेंगे तो -570 आ जाएगा। एंड फिर इसको लिखेंगे -69.9। फिर हम इसको लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर 798 माइनस, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा -69.9। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1407 37.9 जूल। किलो जूल में आ जाएगा। सारे वैल्यूज हमें किलो जूल में मिले हैं, ये किलो जूल आ जाएगा। अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, -1437.9 किलो जूल हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द करेक्ट इक्वेशन फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज। कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मेशन में नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हमें पता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते टाइम हम उसमें 1 मोल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ओनली हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए 1 मोल ही ज़रूरी है, उतना ही रिक्वायर्ड हम फॉर्म करते हैं। एंड उसके जो भी फॉर्म हमने यूज़ किए हैं रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के, तो उसको हम डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग द थर्मोकेमिकल इक्वेशन हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्टेट इंडिकेट किया है एलिमेंट्स का। एंड 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ओनली गेट फॉर्म्ड। अदर रिएक्शन चेक करेंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है। बी ऑप्शन में उन्होंने स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स नहीं दिए हैं। अगेन सी ऑप्शन में 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हुए हैं। ओनली डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. If heat of formation of carbon dioxide is -393 kilojoule, the amount of heat evolved in the formation of 0.176 kilojoule of carbon dioxide is. यहाँ पे हमें दिया है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए -393 किलोजूल हीट इवॉल्व हो गई है। तो उसको लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर फॉर्म करना है तो हमारे पास हीट कितनी है, -393 किलोजूल। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का क्या मतलब होता है, 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने के लिए हीट दिया है, हीट इवॉल्व हुआ है 393 किलोजूल। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कितने अमाउंट हीट इवॉल्व हो जाएगा अगर हम 0.176 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेंगे। इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे किलोग्राम में दिया है तो इसको पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 176 ग्राम्स। ये कैसे आया,
किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। तो हमारे पास आ जाएगा 176 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए हीट इवॉल्व मानेंगे x, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका, तो हमारे पास ये आ जाएगा -393 इंटू 176/44। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1572.0 किलो जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, theoretical basis of His law is। ऑप्शंस है किरचॉफ्स लॉ, law of conservation of energy, heat of ionization of strong acids and strong bases, variation in the heat of reaction। इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने भी स्टेप में हम रिएक्शन करते हैं तो अगर कौन सा तो प्रोडक्ट हम फॉर्म करें और उसको 2 स्टेप में करें या सिंगल स्टेप में करें तो उसका जो भी एनर्जी है, हीट है, वो इक्वल ही रहता है, हीट इज गेट कंजर्व्ड। तो यहाँ पे हिस लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिनोट करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द इनवैलिड इक्वेशन। 4 ऑप्शन में से इनवैलिड इक्वेशन कौन सा है आपको बताना है। फर्स्ट चेक करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इट इज द करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दैट इज ऑल्सो करेक्ट इक्वेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड्स माइनस एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड रिएक्टेंट बॉन्ड। ऐसे तो कौन सा फॉर्मूला नहीं होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द इनवैलिड इक्वेशन। ऑप्शन डी चेक करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ऐसा भी इक्वेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको 2 रिएक्शन दिए हैं एंड उनका एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है। फिर आपको पूछा है व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन डायमंड में चेंज करना है आपको। तो इसको कैसे कर सकते हैं, हमें यूज करने हैं 2 इक्वेशन और हमें चाहिए लेफ्ट साइड में ग्रेफाइट एंड राइट साइड में हमें चाहिए प्रोडक्ट में डायमंड। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशन को, पहले क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स कर लेंगे। CO2 गैसियस इट विल गिव्स, क्यों रिवर्स करें, क्योंकि डायमंड हमें प्रोडक्ट में चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे रिवर्स करके, प्लस ये आ जाएगा O2 गैसियस स्टेट। फिर इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी चेंज करना है, ये आपको याद रखना है हमेशा। फिर ये आ जाएगा माइनस से इक्वेशन में, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस 395.4 किलो जूल। फिर क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम इक्वेशन 3 देंगे नाम, तो फिर हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 3। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इक्वेशन 1 क्या है, 1 कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैसियस स्टेट में है और इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन इट इज इक्वल टू
-393.5 किलो जूल। इसको ऐड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, देखेंगे यहाँ पे ये O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास आ जाएगा ग्रेफाइट इज इक्वल टू C डायमंड, सॉरी तो फिर एंथैल्पी के साथ भी वैसे ही करेंगे। क्या करना है हमें, फर्स्ट एंड थर्ड रिएक्शन को हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे लिख लेंगे +395.4। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसको ऐड करने के बाद 1.9 किलो जूल। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 10. Average bond enthalpy of water is 464.5 kilojoule per mole. If energy required to break first OH bond is 502 kilojoule per mole, then how much energy per mole is required to break second OH bond? तो यहाँ पे लिखेंगे पहले average bond enthalpy of the water। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 464.5 किलो जूल पर मोल। फिर हमें दिया है वाटर में से फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितने एनर्जी लगी है उसके बारे में। तो इसको ब्रेक करेंगे गैसियस स्टेट से H2 गैसियस प्लस OH गैसियस। तो यहाँ पे डेल्टा H1 का वैल्यू दिया है इज इक्वल टू 502 किलो जूल पर मोल। फिर सेकेंड रिएक्शन में क्या होगा, इस OH में से फिर से H सेपरेट होगा एंड O अगेन गेट सेपरेटेड। तो इस रिएक्शन में ये लास्ट का जो OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके लिए आपको एंथैल्पी चेंज पूछा है। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला एवरेज बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2। वैल्यूज पुट करेंगे। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी कितनी दी है 464.5 इज इक्वल टू H1 दिया है 502 इंटू H2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है एंड डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे प्लेस नहीं है, यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट करती हूँ मैं। तो आपको डेल्टा H2 फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आ जाएगा 464.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 502। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कौन सा वैल्यू आ जाएगा 427 किलो जूल। ऑप्शन सी विल बी द correct answer for this question. Question number 11. For the combustion of 1 mole of liquid benzene at 298 Kelvin, the heat of reaction at constant pressure is -3268 kilojoule per mole. What is heat of combustion at constant volume? हमें यहाँ पे 1 मोल ऑफ बेंजीन के कंबशन पे
कितना हीट ऑफ कंबशन रिलीज हुआ है ये हमें यहाँ पे पूछा है। हीट ऑफ कंबशन पूछा है तो लिखेंगे पहले इक्वेशन C6H6 लिक्विड फॉर्म में। इसका कंबशन करने के बाद, कंबशन मतलब रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको करेंगे बैलेंस। तो हमें पता है कैसे बैलेंस करना है। 15/2 से O2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से CO2 एंड 3H2O। ये हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन। फिर हम निकालेंगे डेल्टा Mg का वैल्यू। डेल्टा Mg मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्टेट में जितने मोल्स है, यहाँ पे स्टेट लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में है रिएक्शन में प्रोडक्ट के, उससे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं रिएक्टेंट के गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स को। तो हमारे पास ये आ जाएगा -1.5। फिर हमें पता है डेल्टा H इज इक्वल टू QP होता है, और इसका वैल्यू हमें दिया है -3268 किलो जूल पर मोल। देन हमें दिया है R का वैल्यू प्रोवाइड किया है, R इज इक्वल टू 8.314 इंटू 10⁻⁻⁵, सॉरी -3 है ये। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। हमें हीट ऑफ कंबशन पूछा है। डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस, सॉरी माइनस आ जाएगा ये, डेल्टा U के लिए कन्वर्ट करके लेंगे डेल्टा H माइनस डेल्टा MgRT। इसके वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा H का वैल्यू कितना है हमारे पास, -3268। फिर ये माइनस आ जाएगा। N का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 1.5 इंटू R का वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁻³ इंटू टेम्परेचर कितना दिया है 298। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये -3268 एंड इसका सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1.5 इंटू 8.314 इंटू 298 करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 3.716 और इसका एडिशन के बाद आता है -3.26। यहाँ पे पॉइंट हम डेसिमल पॉइंट हम बाद में देंगे, पहले कैलकुलेट करके लिखेंगे इसको। यहाँ पे प्लेस नहीं है तो मैं यहाँ पे आंसर लिख लेती हूँ, -3264.284 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो -3264.2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Question number 13. From the given reaction, the enthalpy of formation of NH3 is। यहाँ पे हमें क्या दिया है, रिएक्शन दिया है एंड रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्म हुआ है। प्रोडक्ट में हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया मिले हैं एंड इनका एंथैल्पी चेंज दिया है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2NH3 फॉर्म होने के लिए कितना एनर्जी, कितना एंथैल्पी की ज़रूरत थी। डेल्टा H इज इक्वल टू -92.6 किलो जूल। तो हमें यहाँ पे पूछा है 1 मोल ऑफ NH3 के लिए डेल्टा H की वैल्यू कितनी रहेगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा
92.6 अपॉन 2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 × 8, 1 कैरी 6 आ जाएगा 0.3, एंड ये माइनस एज इट इज -46.3। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 25. Energy required to dissociate 16 grams of O2 into free atoms is x kilojoule. The value of bond enthalpy of the O double bond O bond is. ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड O के लिए बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है यहाँ पे पूछा है। पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, 16 ग्राम्स ऑफ O2 इज इक्वल टू given mass of substance divided by molecular mass of substance, it is the number of moles, it is equal to 1/2 mole। तो बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी अदरवाइज बॉन्ड एंथैल्पी लिखेंगे इसको, बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू 1/x डिवाइडेड बाय 1/2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2x किलो जूल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 26. Formation of NO2 from N2 and O2 is an endothermic process. Which of the following is true for the reaction? तो हमें पता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, एंडोथर्मिक प्रोसेस में डेल्टा H की वैल्यू ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन द 0, अदरवाइज वो पॉजिटिव आ जाती है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 35. Energy required to dissociate 4 grams dihydrogen into free gaseous atom is 870.2 kilojoule. What is bond energy of HH bond? यहाँ पे हमें दिया है 4 grams of H2 required how much energy? It requires 870.2 kilojoule of energy required to dissociate into free gaseous state। तो हमें ओनली HH बॉन्ड के लिए मतलब क्या, एक H2 के लिए कितना एनर्जी लगेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ H2 मतलब कितने मोल्स हो गए उसको कैलकुलेट करेंगे पहले। 4 grams of H2 is equal to given mass of substance is 4 ग्राम आ जाएगा,
and molecular mass of H2 is 2, it is equal to 2। तो इसका मतलब है 4 ग्राम ऑफ H2 मतलब कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 को रिक्वायर्ड है इतनी एनर्जी, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी होगी, HH बॉन्ड मतलब 1H2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मानेंगे x इंटू 2 इज इक्वल टू 870.2। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 870.2 बाय 2। इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 2 1 2 2 4 8 2 3 6 2 5 10 एंड 1, ये आ जाएगा 435.1 किलो जूल। ऑप्शन चेक करेंगे तो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन बर्न्स कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पे इक्वेशन दिया है मीथेन का कंबशन करने के बाद क्या हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिला है। 1 मोल ऑफ मीथेन उसका कंबशन करने के बाद हमारे पास एंथैल्पी चेंज आया है -802 किलो जूल। और हमें यहाँ पे पूछा है कि 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन का कंबशन करने पे कितना एंथैल्पी चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम इट इज, 12 प्लस 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 ग्राम्स। तो इसका मतलब है 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन का अगर हम कंबशन करते हैं, बर्न करते हैं इसको, तो हमारे पास एंथैल्पी चेंज आता है -802 किलो जूल्स। तो हमें कैलकुलेट करना है 4 ग्राम्स ऑफ मीथेन का कंबशन करने पे कितना एंथैल्पी चेंज आता है। तो फाइंड आउट करेंगे इसको, 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू -802 इंटू 4। तो ये x का वैल्यू देखेंगे कितना आता है, -802 इंटू 4 बाय 16। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, अगेन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे और एक 0 देना पड़ेगा, फिर पॉइंट आ जाएगा 20, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -200.5 किलो जूल। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 44, what is heat of combustion for 4 grams of sulfur if heat of formation of SO2 is -298 किलोजूल पर मोल। तो इसको लिखेंगे इसे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल SO2 is equal to -298 kilojoule per mole, then number of moles in 4 ग्राम of सल्फर। 4 ग्राम के सल्फर में कितने नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे।
तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इज 4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर इज 32। तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.125 मोल। तो हमें निकालना है 0.125 मोल में हीट ऑफ कंबशन कितना है। 0.125 मोल का हीट ऑफ कंबशन, तो इसको कैलकुलेट करेंगे x इंटू ये आ जाएगा x इंटू 1 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम इसका और इसका, तो ये आ जाएगा इंटू -298। इसका आंसर क्या आएगा फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद, इक्वल टू -37.35 किलो जूल। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 फ्रॉम द फॉलोइंग। SO2 का हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है, तो इसको कैसे करेंगे। अगर हम सेकेंड रिएक्शन को रीअरेंज करके फर्स्ट में ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखते हैं। 3/2 O2, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन। इसकी एंथैल्पी चेंज लिखना भूलना नहीं है, उसको भी जो भी हम रिएक्शन के साथ चेंजेस करें वो एंथैल्पी के साथ भी करना है। इसको सेकेंड रिएक्शन को रीअरेंज करेंगे, SO3 को लेंगे पहले, फिर मिलेगा यहाँ पे हमें SO2 प्लस 1/2 O2। तो फिर ये एंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस y किलो जूल। अगर देखेंगे हम इसको ऐड करके तो क्या आता है हमारे पास, ये SO3 कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा S प्लस O2, क्योंकि यहाँ पे 3/2 O2 है, यहाँ पे 1/2 O2 है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2, देन 1 O2 रिमेनिंग, एंड यहाँ पे आ जाएगा SO2। तो हम एंथैल्पी के साथ भी वही करेंगे, -2x, और क्या किया था, सेकेंड रिएक्शन को ऐड किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा y - 2x। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आर -21.1, -94.1 and -68.3 kilocalories respectively. What is the standard molar heat of formation combustion of the ethane? तो यहाँ पे लिख लेंगे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या क्या दिया है हमें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन C2H6, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो देखेंगे कितना दिया है इसका वैल्यू हमें, -21.1, -94.1 एंड -68.3 किलो कैलोरीज। और हमें यहाँ पे पूछा है
हीट ऑफ कंबशन ऑफ द इथेन। तो पहले रिएक्शन लिख लेंगे। इथेन का कंबशन का रिएक्शन क्या आ जाएगा, C2H6। कंबशन मतलब हम इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस करेंगे इसको। नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इन द रिएक्टेंट आर 2, तो प्रोडक्ट में भी 2 करेंगे इसको। फिर ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, प्रोडक्ट में हमें मिले हैं 4 और 5। अगर यहाँ पे बैलेंस करना है तो यहाँ पे 7/2 लिखना पड़ेगा। एंड हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 6 बैलेंस करने हैं तो प्रोडक्ट में यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। ये हो गया हमारा बैलेंस्ड रिएक्शन ऑफ कंबशन ऑफ द इथेन। अब यूज करेंगे इसको। हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको लिख लेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स माइनस C2H6 प्लस 7/2 O2। इसे वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू -21.1, सॉरी ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं है, ये था इथिलीन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का है -94.1 प्लस 3 इंटू वाटर मॉलिक्यूल 68.3 माइनस 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथिलीन। ऑक्सीजन का यहाँ पे कोई एंथैल्पी वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि वो 0 होता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -372.0 किलो कैलोरीज। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 49. Enthalpy of combustion of ethane is -3000 joule per mole. What is the enthalpy change when 3 grams of ethane undergoes the combustion? यहाँ पे क्या दिया है हमें, combustion of ethane C2H6। इथेन का combustion करने पे हमें मिलता है -3000 जूल पर मोल इतना एंथैल्पी। तो व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 3 ग्राम्स ऑफ इथेन अंडरगोज कंबशन। तो कितना एंथैल्पी चेंज मिलेगा अगर हम 3 ग्राम्स का कंबशन करेंगे, 3 ग्राम्स ऑफ इथेन का। तो यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेंगे 1 मोल ऑफ इथेन मतलब कितना होता है। C2H6 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 12 + 12 + 6, इट इज इक्वल टू 30 ग्राम्स। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे 1 मोल अदरवाइज कितना 30 ग्राम्स ऑफ इथेन। इसका अगर कंबशन करेंगे तो इसका एंथैल्पी चेंज है -3000 जूल पर मोल। तो हमें निकालना है 3 ग्राम्स के 3 ग्राम इथेन अगर हम बर्न करेंगे, सॉरी कंबशन करेंगे उसका, तो कितना एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। तो उसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, 30 इंटू एक्स इज इक्वल टू -3000 इंटू 3। एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे -3000 इंटू 3/30।
ये 1010 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -300 जूल पर मोल। ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, heat of formation of water is 260 kilojoule per mole. What quantity of water is decomposed by 130 kilojoule of heat? यहाँ पे हमें दिया है heat of formation of water, is equal to 260 kilojoule per mole, एंड हमें यहाँ पे दिया है what quantity of water is decomposed by the, अगर हमने वाटर को 130 किलो जूल पर मोल इतना हीट प्रोवाइड किया तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिकम्पोज हो जाएगा। तो हमें पता है 1 मोल ऑफ वाटर मतलब H2O के कितने ग्राम्स आ जाएंगे। H2 के लिए 2 लेंगे मॉलिक्यूलर मास, एंड ऑक्सीजन का आ जाएगा 16, तो ये बन जाएगा 18 ग्राम्स। 18 ग्राम वाटर को अगर डिकम्पोज करेंगे तो इसके लिए 260 किलो जूल पर मोल हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे पूछा है 130 किलो जूल, इतनी हीट अगर हम सेम वाटर को प्रोवाइड करेंगे तो कितने ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज हो जाएगा। तो करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू, इट इज इक्वल टू 18 इंटू 130, तो ये x के लिए आ जाएगा 18 इंटू 130 अपॉन 260, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26, 2 9 ज़ा 18, तो हमारे पास आंसर आ गया 9 ग्राम्स। अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिलीन if 1950 kilojoule of heat is liberated when 39 gram of acetylene undergoes combustion। यहाँ पे हमें दिया है अगर 39 ग्राम्स ऑफ एसिटिलीन अगर उसका कंबशन करेंगे तो वो कितनी हीट लिबरेट करेगा। यहाँ पे लिखेंगे पहले 39 ग्राम्स ऑफ एसिटिलीन अगर इसका कंबशन किया जाए तो ये हीट लिबरेट कर रहा है। अगर किसी भी रिएक्शन में हीट लिबरेट होती है तो हम उसको नेगेटिव साइन लेते हैं। और हमें यहाँ पे पूछा है 1 मोल ऑफ एसिटिलीन का अगर कंबशन करेंगे तो कितनी हीट लिबरेट होगी। 1 मोल ऑफ एसिटिलीन मतलब कितना आ जाएगा, ये कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 + 12 आ जाएगा, 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन +2 आ जाएगा अगेन, एंड यहाँ पे इसका कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 26 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ एसिटिलीन मतलब 26 ग्राम्स ऑफ एसिटिलीन को इसका कंबशन करने के लिए कितनी हीट लिबरेट होगी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 26 इंटू -1950 अपॉन 39 एंड दिस विल बिकम्स 1300 किलो जूल पर मोल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
Question number 52. Heat of combustion of methane is minus 800 kilojoule per mole. What is the heat of combustion for 4 into 10 raised to minus 4 kilograms of the methane? इथे आपल्याला काय दिलेलं आहे? 1 मोल ऑफ मिथेन. मिथेनचा फॉर्म्युला काय असतो? CH4. त्याला जर आपण कन्वर्ट केलं ग्राम्स मध्ये तर किती येईल ते? 16 ग्राम्स. इसको कंबशन करने के लिए हीट ऑफ कंबशन हमें मिला है माइनस 800 किलोजूल पर मोल. और हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 किलोग्राम मीथेन को अगर कंबशन करना है उसका तो कितना हीट रिक्वायर्ड रहेगा. तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 800 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे किलोग्राम में दिया है 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 किलोग्राम में है. तो इस 16 को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे केजी में. ये आ जाएगा 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 3. अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस 20 किलो जूल. अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 54. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. यहाँ पे हमें 3 इक्वेशंस दिए हैं और उससे हमें कैलकुलेट करना है क्यू का वैल्यू. अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन नंबर रिएक्शन नंबर जो 1 है उसको कंसीडर करना पड़ेगा एज अ मेन रिएक्शन. एंड हम क्या करेंगे, दोनों बाकी के जो रिएक्शन है सेकेंड एंड थर्ड, उससे हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन. इन दोनों इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे. तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये दोनों रिएक्शन ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन. जो फर्स्ट इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड है वो हम फर्स्ट इक्वेशन क्यों डिराइव करें, क्योंकि हमें यहाँ पे क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है इसीलिए. तो क्यू इज इक्वल टू हमें क्या आता है वो देखना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रिएक्शन डिराइव करेंगे. तो देखेंगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड अपोजिट साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, ये कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2, ये बन जाएगा O2 एंड इट विल गिव CO2 गैसियस स्टेट. ये आ जाएगा. तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी रिएक्शन किया है वही हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के जो भी वैल्यूज है उनके साथ वही रिएक्शन करेंगे. Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है माइनस एक्स प्लस माइनस वाई. तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एक्स माइनस वाई किलो जूल. अगर हम इस माइनस को कॉमन लेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एक्स प्लस वाई किलो जूल. और अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 56. फॉर द रिएक्शन गिवन रिएक्शन चेंज इन एंथैल्पी इज माइनस 573.2 किलोजूल. व्हाट इज द हीट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर पर मोल. एक मोल वाटर के लिए उसका हीट ऑफ डिकम्पोजिशन हमें यहाँ पे पूछा है. तो अगर यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है हम उसको रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा वाटर का डिकम्पोजिशन का रिएक्शन. तो लिखेंगे उसको, gaseous state of water when decomposes it gives 2H2 gaseous plus O2 gaseous state. और ये जो एंथैल्पी दी है क्वेश्चन में उसका क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन में जो दिया है हमें उस एंथैल्पी का भी साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने रिवर्स किया है रिएक्शन का तो एंथैल्पी के वैल्यू का भी रिवर्स करना है. तो ये आ जाएगा प्लस 573.2 किलो जूल. अब अगर हम रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो 2 मोल्स ऑफ वाटर का डिकम्पोजिशन करने पे हमें इतना हीट ऑफ डिकम्पोजिशन मिला है. तो हमें पूछा है 1 मोल के लिए, तो उसके लिए कैलकुलेट करेंगे
1 मोल H2O के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 573.2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 286.6 किलो जूल। ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।